अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ खुर्रम इकबाल, कंप्यूटर लेक्चरर, सिटी कॉलेज ऑफ साइंस एंड कॉमर्स मुल्तान। जी मेरा बेटा, आज हम चैप्टर नंबर 10 को डिस्कस करेंगे सेकेंड ईयर के। और चैप्टर नंबर 10 वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपने लैंग्वेज को समझना है तो उसके लिहाज से चैप्टर नंबर 10 बहुत इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मैंने ना इसमें ना चैप्टर नंबर 10 के 5 ईयर पेपर को मैंने सारे को देखा जो सा A+ के अंदर है। और मैंने एक बात का अंदाज़ा लगाया है कि चैप्टर नंबर 10 वैसे भी लिमिटेड टॉपिक्स पर डिपेंड करता है, ज़्यादा प्रैक्टिस है उसके अंदर। और इनपुट है, कंट्रोल्स और आउटपुट कंट्रोल्स हैं, उसके अलावा फॉर्मेट स्पेसिफायर है और स्केप सीक्वेंस है। ये 4 टॉपिक है मेन जो चैप्टर नंबर 10 के अंदर कवर हो रहे हैं। और मेरा बेटा, मैं जो एक बात यहाँ पर समझ रहा हूँ कि हम 2 तरीके से चैप्टर नंबर 10 को कवर करते हैं। इंशाल्लाह विद इन 2 लेक्चर ये कवर हो जाएगा। फर्स्ट लेक्चर के अंदर हम पूरा चैप्टर नंबर 10 डिस्कस कर देते हैं विदाउट 5 ईयर पेपर। ठीक हो गया। मैं आपको इनपुट कंट्रोल, आउटपुट कंट्रोल और कोशिश करके फॉर्मेट स्पेसिफायर जो कि इंपॉर्टेंट है हमारे लिए वो भी, और उसके साथ साथ मैं स्केप सीक्वेंस भी आपके साथ डिस्कस कर लेता हूँ। और फिर हम इसको 5 ईयर से देखेंगे तो उम्मीद है कि जितना उसमें आया होगा वो सारे का सारा प्रैक्टिस हो जाएगा, क्योंकि 5 ईयर में ज़्यादातर इसमें से जो सवाल आते हैं वो ये आते हैं, आउटपुट बताएं और एरर्स तलाश करें, और डेफिनेशंस आती हैं लेकिन इतनी नहीं जितनी कि इसमें से आउटपुट वाले सवाल या एरर वाले सवाल आते हैं। तो वो आपको समझने के लिए कंट्रोल समझ आना ज़रूरी है। और चूंकि इस चैप्टर के सारे कंट्रोल आगे पूरी लैंग्वेजेस में इस्तेमाल होने, पूरी लैंग्वेज में इस्तेमाल होने, यानी कि आप इफ़ की बात कर लें, इफ़ एल्स की बात कर लें, या लूप्स की बात कर लें, या फंक्शंस की बात कर लें, या आप फाइल हैंडलिंग की बात कर लें, आप जितने चैप्टर आगे हैं 11, 12, 13, 14 वट सारे चैप्टर्स में ये 10 नंबर चैप्टर का कंसेप्ट लाजमन डिस्कस होता है। यही चलता है क्योंकि इनपुट आउटपुट के साथ साथ चलना है। तो मैं वक्त को ज़ाया किए बगैर आपको पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। देखें, हमारे पास जब हम लैंग्वेज डन कर रहे होते हैं मेरा बेटा, मेरा पुत्र, तो 2 काम लाजमन होते हैं, एक इनपुट और दूसरा आउटपुट। शाबाश। तो इनपुट और आउटपुट, तो फिर इनके कंट्रोल्स को हम देख लेते हैं कि इनपुट के कंट्रोल्स कौन कौन से हैं। हमारे पास एक आ जाता है इनपुट का कंट्रोल getch, फिर getch e, और फिर उसके बाद scanf, और फिर उसके बाद हमारे पास आ जाता है gets। तो इसी तरह आउटपुट के कंट्रोल कौन कौन से हैं हमारे पास, वो आ जाते हैं हमारे पास, एक आ जाता है puts और एक आ जाता है printf। ये 2 कंट्रोल, 2 फंक्शन हमारे हैं आउटपुट के, और वो 4 फंक्शन हमारे हैं इनपुट के। तो मैं ये सारे का सारा आपको समझा देता हूं, उसके बाद फिर हम देखते हैं कि हमारे पास क्या बचता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर का टाइम या स्केप सीक्वेंस का टाइम निकाल लेंगे बीच में से, वो इतना कोई लेंथी प्रोसेस नहीं है, इतना लेंथी टॉपिक नहीं है। तो देखिए, हम यहां पर पहले बात करता हूं मैं getch की। तो getch क्या है मेरा बेटा? getch स्टैंड्स फॉर गेट करैक्टर। अब गेट करैक्टर का मतलब कि इसने सिंगल करैक्टर एक्सेप्ट करना है। आप जब भी getch का कंट्रोल यूज करते हैं, लेट्स सपोज कि हम यहां पर एक वेरिएबल लेते हैं करैक्टर टाइप का x, और फिर मैं x के अंदर इनपुट करवा रहा हूं getch के थ्रू। जब भी कोई फंक्शन आप यूज करेंगे उसके साथ ये पैरेंथेसिस ब्रैकेट जरूर लगती है, ये बात ज़हन में रखिएगा। अच्छा, अब मैं यहां पर x के अंदर एक करैक्टर इनपुट करवा रहा हूं। getch क्या करता है? ये सिंगल की का वेट करता है। ये बात अपने जहन में फिक्स कर लें। ये सिंगल की वर्ड, सिंगल की वर्ड नहीं आएगा, सिंगल की स्ट्रोक। क्या आएगा यहां पर? सिंगल की स्ट्रोक्स। ये सिंगल की स्ट्रोक का वेट करता है कि कीबोर्ड से सिंगल की का स्ट्रोक हो, और उसको ये एक्सेप्ट करके वैल्यू को डायरेक्ट किधर पहुंचा देता है? एक्स में। एंटर की का वेट नहीं करता। यानी आपने गाड़ी वाली गेम खेली होगी। गाड़ी वाली गेम कैसे खेलते हैं? उसमें हम 4 डायरेक्शन होती है हमारे पास। अब हम इस डायरेक्शन के ऊपर फिंगर रख लेते हैं और प्रेस करते हैं, गाड़ी आगे जाना शुरू हो जाती है। जैसे ही मैं लेफ्ट साइड पर, यानी कि मूव करना है, मैंने लेफ्ट साइड वाली की दबाई तो, या राइट साइड वाली की दबाई, जैसे ही दबाई गाड़ी फौरन टर्न करती है। वो किसी एंटर की का वेट नहीं करती। ये नहीं होता कि मुझे एरो दबा के एंटर दबाना है तब गाड़ी मुड़ेगी, नहीं। गौर से सुनिएगा मेरे लफ्ज, जहां मैं की प्रेस करता हूं फौरन एक्शन हो जाता है। वजह getch, गेट करैक्टर का मतलब ही सिंगल की है। ठीक हो गया। अब आपके ज़हन में आ रहा होगा कि सर यहां पर तो 2 getch है, एक getch e भी है, तो उसको भी देख लेते हैं। getch e स्टैंड्स फॉर गेट करैक्टर इको।
मेरा बेटा गेट करेक्टर इको का मतलब क्या है? इकोज ये जो लफ्ज है, इको का मतलब, लफ्जी मतलब इसको डिस्प्ले कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? डिस्प्ले। अब गौर से सुनिएगा, गेट ch में जो की प्रेस हो रही है वो नजर नहीं आएगी, वो डायरेक्ट जाकर वेरिएबल में सेव हो जाएगी। लेकिन गेट करेक्टर इको यूज करते हैं तो मॉनिटर स्क्रीन पर जब आप की प्रेस करेंगे तो आपको बकायदा, फर्ज करें कीबोर्ड से हमने ए प्रेस किया तो अगर गेट ch है तो वो ए डायरेक्ट जाकर x की मेमोरी में सेव हो जाएगा। x की मेमोरी है, ये रैम है, रैम में जाकर ये ए जोन सा है इस मेमोरी में सेव हो जाएगा। लेकिन अगर फर्ज करें यहां पर आपने गेट ch e यूज किया हुआ है, अब ये ए मॉनिटर स्क्रीन पर लिखा नजर भी आएगा कि आपने ए प्रेस किया और फिर वो उसके बाद जाके मेमोरी में भी जाके सेव हो जाएगा। दिस इज द डिफरेंस बिटवीन गेट ch e एंड गेट ch। ठीक हो गया? दोनों इनपुट कंट्रोल है। काफी सारे बच्चे गलत कंसेप्ट ले लेते हैं कि जी प्रोग्रामिंग का एंड गेट ch से ही होगा। नहीं, प्रोग्रामिंग का एंड जरूरी नहीं है गेट ch से। हम वहां पर एक, क्या कहूं कि हरबा अपना रहे हैं, एक तोड़ लगाया हमने कि यार मैंने, जब हम मेन बॉडी यूज कर रहे होते हैं, वॉइड मेन कुछ इस तरह से बॉडी होती है, वॉइड मेन ये बॉडी है, यहां पर हम सारी कोडिंग वगैरह लिखते हैं, यहां पर आकर एंड में आकर हम क्या लिखते हैं? गेट ch। बेटा असल में मामला क्या है, इस ब्रैकेट को कहते हैं एंड ऑफ प्रोग्राम। ये बात जरा गौर से सुन लीजिएगा, आपको सारा मामला समझ आ जाएगा। एंड ऑफ प्रोग्राम, तो ये एंड ऑफ प्रोग्राम का क्या मतलब है कि जैसे ही ये ब्रैकेट रीड होगी, जितनी आउटपुट वगैरह बनी हुई सारी डिस्प्ले से खत्म हो जाएगी, हमें आउटपुट अब और नहीं देखनी। इस ब्रैकेट का ये मतलब है। तो ये तो इतनी जल्दी कोड सारा एग्जीक्यूट करेगा कि हम आउटपुट देख भी नहीं सकते। इसलिए इस ब्रैकेट से पहले हमने गेट ch लगा दिया। गेट ch क्या करेगा? की स्ट्रोक का वेट करेगा, तो तब तक आउटपुट नजर आती रहेगी जब तक कि हम सिंगल की प्रेस नहीं करते। ये एक हरबा है। यानी फर्ज कर लेंगे हाथ मैं रिक्शा रोकने के लिए भी इस्तेमाल करता हूं। अब ये तो नहीं ना कि मैं पूरा हाथ जिंदगी अपनी जेब में डाले रखूंगा, जब रिक्शा रोकना है, हाँ अब इस हाथ की बारी है, अब यह रिक्शा रोकना है। व्हाट इज दिस? ये हाथ रिक्शा रोकने के काम भी आ रहा है, लिखने के काम भी आ रहा है, बात समझ, थप्पड़ मारने के काम भी आ रहा है। लेकिन बात जो समझने वाली है, गेट ch असल में इनपुट कंट्रोल है, मतलब गेट करेक्टर। लेकिन यहां पर हम इस्तेमाल इस वजह से कर रहे हैं, हमने कोड को रोकना है, हमने कोड को रोकना है, तो इस वजह से हम इसे यहां पर इस्तेमाल कर रहे हैं। उम्मीद है ये बात समझ आ गई होगी। अगला कंट्रोल है हमारा स्कैनएफ। मैं स्कैनएफ यहां पर समझा देता हूं ताकि हमारी जगह जाया ना हो। स्कैनएफ क्या है? ये भी फंक्शन है, इस वजह से मैंने इसके साथ ब्रैकेट लगाई। स्कैनएफ इनपुट कंट्रोल है, ये हर तरह की वैल्यूज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। हम स्कैनएफ को जब इस्तेमाल करते हैं, स्कैनएफ का फंक्शन ये है, स्कैनएफ का मतलब ये है स्कैन फंक्शन। यानी फर्ज करें कि मैंने एक वेरिएबल लिया, यहां पर हमने दोबारा से कोड लिख लेते हैं या यहां पर लिख लेते हैं, चले हमारे पास ये वाली जगह भी है कि इंट x, और अब आप जानते हैं कि x इंटीजर डाटा टाइप है। बेटा प्रोग्राम में मैं साथ ही फॉर्मेट स्पेसिफायर को डिस्कस करने लगा हूं क्योंकि उसकी यहां पर जरूरत है, फॉर्मेट स्पेसिफायर की हमें यहां पर जरूरत पड़नी है। अच्छा, x इंटीजर टाइप का है। हमारे पास कुछ डाटा टाइप्स होती हैं, इंटीजर, फ्लोट, बेसिक डाटा टाइप्स यही हैं जिनको आप ज्यादा इस्तेमाल करेंगे, कैरेक्टर और स्ट्रिंग। इंटीजर को इंट लिखते हैं, फ्लोट को फ्लोट ही लिखेंगे, कैरेक्टर को 4 लिखते हैं, स्ट्रिंग को स्ट्रिंग ही लिखेंगे, इसको फ्लोट ही लिखेंगे। ये बात आप गौर से सुन लीजिएगा मेरा पुत्र। जब हम फॉर्मेट स्पेसिफायर की बात करते हैं, हम जानते हैं कि इंटीजर के अंदर इशारिया नहीं आता, फ्लोट में इशारिया आता है, कैरेक्टर सिंगल वैल्यू, स्ट्रिंग मल्टीपल कैरेक्टर्स, ये हमें पता है, कंप्यूटर को तो नहीं पता। कंप्यूटर को समझाने के लिए हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर की जरूरत पड़ती है। फॉर्मेट स्पेसिफायर रेंज ऑफ वैल्यूज, लेंथ ऑफ वैल्यूज और फॉर्मेट ऑफ वैल्यू के ऊपर डिपेंड करता है। फॉर्मेट स्पेसिफायर का मतलब कि इंटीजर अगर मैंने यूज करना है तो मुझे मॉड डी यूज करना है, अगर मुझे फ्लोट यूज करना है, ये इंटीजर के लिए, ये फ्लोट के लिए ये है मॉड एफ, कैरेक्टर के लिए मॉड सी, स्ट्रिंग के लिए मॉड एस। अब कंप्यूटर को बताना है कि यार हिशारिया वाली वैल्यू जरूरी नहीं है, तो कंप्यूटर को फॉर्मेट भी तो याद दिलाना है ना। जैसे हमारे ज़हन में है कि यार हिशारिया वाली वैल्यू के ना होने का मतलब ये है, हिशारिया वाली वैल्यू होने का मतलब ये है, ये मुझे पता है, मेरे ज़हन में इसका फॉर्मेट बैठा हुआ है, फिक्स है, बचपन से पढ़ रहे हैं, हमें इसका फॉर्मेट याद है। कंप्यूटर को तो नहीं याद, कंप्यूटर को तो हम कोडिंग के जरिए समझा रहे हैं। तो दिस इज द कोड मॉड डी। अब कंप्यूटर क्या करेगा, जब मॉड डी लगा तो कंप्यूटर इस वैल्यू को रेफर करेगा,
अगर हम मॉड डी लगाने के बाद ये वैल्यू देते हैं तो कंप्यूटर हिशारिया वाले पोर्शन को खुद ही खत्म कर देगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग डाटा टाइप है। ये आप सी लैंग्वेज के फंक्शनैलिटी में, एडवांटेजेस में, करेक्टरिस्टिक में पढ़ते हैं कि स्ट्रॉन्ग डाटा टाइप मतलब कि जिस डाटा टाइप को आप यूज कर रहे हैं कंप्यूटर उससे आगे नहीं जाने देगा। दैट्स वाई अब इंटीजर वेरिएबल है, हम कौन सा फॉर्मेट यूज करेंगे? मॉड डी। अब मैंने ये क्यों बोला अभी पता चल जाएगा। देखें, स्कैनएफ में हम वैल्यू की इनपुट करवा रहे हैं। हमने स्कैनएफ के अंदर जो उसका सिंटैक्स है, सिंटैक्स का मतलब राइटिंग रूल्स, तो यहां पर सिंटैक्स इसका क्या है कि पहले इन्वर्टेड कॉमास के अंदर आपने उसकी डाटा टाइप का फॉर्मेट बताना है कि किस फॉर्मेट में वैल्यू इनपुट चाहिए, फिर इन्वर्टेड कॉमास आप क्लोज करेंगे, फिर कॉमा लगेगा। कॉमा लगाने के बाद फिर आप एम्बरसन साइन यूज करेंगे और फिर आप क्या करेंगे? वेरिएबल का नाम दे देंगे जिसमें आपने वैल्यू इनपुट करवानी है और फिर सेमीकोलन। अब इसको गौर से सुनिएगा, ये फॉर्मेट बता रहा है कि हमने इंटीजर टाइप का यूज करना है। यहां पे लिख देता हूं, ये फॉर्मेट बता रहा है। अब एम्बरसन साइन क्या है? ये असल में मेमोरी को रेफर कर रहा है। कौन सी मेमोरी? जब ये कोड एग्जीक्यूट हुआ था, मैंने पहले भी आपको बताया, तो रैम में काफी सारे मेमोरी के पोर्शन हैं, उनमें से एक मेमोरी का पोर्शन एक्स को मिल जाता है। ये एम्बरसन साइन इस मेमोरी तक वैल्यू को लेकर जाने के लिए इस्तेमाल हो रहा है। इस एम्बरसन साइन को असल में एड्रेस ऑपरेटर भी कहते हैं। ये बात भूलने वाली नहीं है पुत्र, ये बातें बहुत अहम है। आप पूरी जिंदगी लैंग्वेज पढ़ें, आपको यही कंसेप्ट मिलेगा और इस तरह से नहीं मिलेगा। जैसे आज बता रहा हूं, इसको गौर से सुनिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अब देखिए, एम्बरसन साइन एड्रेस ऑपरेटर है, वो एक्स की वैल्यू उसकी मेमोरी में लेकर जा रहा है। यहां पर ये स्कैनएफ इनपुट करवा रहा है वैल्यू। स्कैनएफ जैसे ही एग्जीक्यूट होता है तो कीबोर्ड एक्टिव हो जाता है। हम कीबोर्ड से जो की प्रेस करते हैं, फर्ज करें मैंने 12 प्रेस किया और फिर मैंने एंटर प्रेस किया, क्योंकि स्कैनएफ वेटिंग फॉर एंटर की, जब तक एंटर नहीं दबाते वैल्यू इनपुट फाइनल नहीं होती। जबकि गेट कैरेक्टर में एंटर का वेट नहीं किया जाता था। क्यों? क्योंकि सिंगल की स्ट्रोक का वेट कर रहा है, ये सिंगल की स्ट्रोक का वेट नहीं कर रहा। आप 12 लिख के बैठे रहेंगे भी बैठा रहेगा, जब तक आप एंटर नहीं दबाते वैल्यू फाइनल नहीं होगी। एंटर दबाया, वैल्यू फाइनल हो गई। इसके बाद मेरा पुत्र स्कैनएफ का काम खत्म। अगर आपने वैल्यू शो करनी है फिर आप प्रिंटएफ की तरफ आ जाएंगे, लेकिन हमारा कंट्रोल गेट्स रहता है। गेट्स आसान है, मैं यहीं पर लिख देता हूं, ये एस इस्तेमाल हो जाएगा। गेट्स ये भी एक फंक्शन है इनपुट के लिए, लेकिन ये जस्ट फॉर स्ट्रिंग वेरिएबल। गेट्स किस लिए इस्तेमाल होता है? सिर्फ स्ट्रिंग वेरिएबल के लिए। आप स्कैनएफ को इन सब की इनपुट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, स्ट्रिंग की इनपुट के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन अगर आप स्ट्रिंग की इनपुट कर रहे हैं, सबसे बेटर आपके लिए क्या है? आप गेट्स को यूज करें, गेट स्ट्रिंग को यूज करें। दैट्स गुड फॉर यू। ठीक हो गया। लेकिन इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है कि फर्ज करें यहां पर मैंने एक स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल बनाया एस। अब मैं इसमें इनपुट करवाना चाह रहा हूं, तो गेट्स ब्रैकेट के अंदर आप एस लिखेंगे। ये बात ज़हन में रखिएगा, गेट सी एच यूज करना है तो वेरिएबल के बराबर इक्वल का साइन लगाकर गेट सी एच लिखना है। स्कैनएफ यूज करना है तो ब्रैकेट के अंदर फॉर्मेट देकर कॉमा लगाकर एड्रेस ऑपरेटर यूज करके फिर आपने वेरिएबल का नाम देना है। ये स्कैनएफ यूज करने का तरीका है। जो भी वेरिएबल व्हाटएवर वो आप यहां पे लिख देंगे। लेकिन अगर आपने स्ट्रिंग यूज करना है तो गेट्स की ब्रैकेट के अंदर सिर्फ वेरिएबल का नाम लिख देंगे, फॉर्मेट देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये बना ही स्ट्रिंग के लिए। इसको हमें फॉर्मेट स्पेसिफायर बताने की जरूरत नहीं है। क्लियर हो गया? स्कैनएफ क्लियर हो गया, ये गेट्स भी क्लियर हो गया। अब हम आते हैं पुट्स की तरफ। पुट नहीं है, पुट्स है। ये पुट्स इसी का दोस्त है। स्ट्रिंग की आउटपुट के लिए हम पुट्स इस्तेमाल करते हैं, मतलब पुट स्ट्रिंग। यानी अभी इस स्ट्रिंग की आपने आउटपुट शो करनी है, आप सिंपल लिख दें पुट्स एस, उसमें जितनी वैल्यू होगी वो सारी की सारी शो हो जाएगी। क्लियर हो गया? लेकिन हमारे पास एक मेन कंट्रोल है प्रिंट एफ, जो कि इनपुट के लिए इस्तेमाल होता है। प्रिंट एफ, प्रिंट एफ आउटपुट कंट्रोल है, प्रिंट फंक्शन के साथ है। इसका ताल्लुक डायरेक्ट मॉनिटर के साथ है कि जैसे ही एक्टिव होता है मॉनिटर एक्टिवेट हो जाता है। जो आउटपुट इसके अंदर लिखी हुई सारी मॉनिटर पर शो हो जाती है। जैसे कि फर्स्ट करें, मैं यहां पे लिखता हूं प्रिंट एफ, हम जरा पॉइंटर को सेट कर लेते हैं, प्रिंट एफ, और फिर ब्रैकेट के अंदर हम यहां पे इन्वर्टेड कॉमास में लिख देते हैं माय नेम इज हैकर, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज,
सेमीकोलन। अब क्या होगा, ये printf जब एग्जीक्यूट होगा तो मॉनिटर स्क्रीन एक्टिवेट हो जाएगी, तो ये जितना स्ट्रिंग लिखा हुआ है सारा मॉनिटर की तरफ चला जाएगा और सिंपल यहां पर ये पूरा स्ट्रिंग, यानी कि इसकी यहां पर हम नया मॉनिटर बना लेते हैं और इसकी आउटपुट मैं आपको बता देता हूं कि इसकी आउटपुट यहां पर लिखी नजर आ जाएगी, माय नेम इज हैकर, इस तरह से। बात समझ आ गई? तो ये अब printf फंक्शन आउटपुट के लिए इस्तेमाल हो रहा है। लेकिन अगर आपने इसी के अंदर वेरिएबल्स की वैल्यू शो करनी है तो कुछ इस तरह से मामला होंगे। अब आपको printf के अंदर बताना है कि वैल्यू कहां पर शो होनी है। इसके बाद आप टेक्स्ट लिख दें, इज वैल्यू। तो देखिए, गौर कीजिएगा, आपने %d इस वैल्यू से पहले लिखा है तो वैल्यू भी इससे पहले प्रिंट होगी। यानी यहां पर फर्ज करें हम x की वैल्यू ही शो करवा देते हैं, जो x हमने यहां पर यूज किया था और x में इनपुट हुई थी 12, तो यहां पर आउटपुट क्या आएगी, 12 इज वैल्यू। इसका मतलब जहां पर %d लिखा वहीं पर वैल्यू शो होगी। अगर आप %d नहीं लिखते और डायरेक्ट आप वेरिएबल की वैल्यू शो करवाना चाहते हैं तो ये कौन सा एरर है, रन टाइम एरर। ऐसा काम करने की कोशिश जिसकी इजाजत ही नहीं है। तो ये printf का है कि इसमें हम इस तरह से वर्किंग कर सकते हैं। उम्मीद है आपको रिवाइज हो गया होगा ये सारे का सारा। अब सिर्फ हमारा क्या रह गया है, एस्केप सीक्वेंस रह गया है, उसको इंशाल्लाह हम 7 शॉर्ट क्वेश्चन के साथ देख लेंगे। और इतना काफ़ी है आज के लिए। अपना ख्याल रखिएगा, इसको दोहरा लीजिएगा सारे को। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम सारे 5 ईयर पेपर को देख लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।